आज अगली विधि की बात करते हैं। कल आपने पढ़ी ह्यूरिस्टिक विधि, आज बात करेंगे अपन प्रयोगशाला विधि। दोस्तों, ये विधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। विज्ञान वो विषय है जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसलिए विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो दोस्तों प्रयोगशाला विधि को माना जाता है। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला विधि किस परंपरागत विधि का विस्तृत रूप है। तो याद रखें दोस्तों, प्रयोगशाला विधि आगमन विधि का विस्तृत रूप है। कई बार आ जाता है ये प्रश्न भी कि प्रयोगशाला विधि कौन सी विधि का विस्तृत रूप है, तो जवाब होगा आगमन विधि का। अब प्रयोगशाला विधि के शिक्षण सूत्रों के बारे में प्रश्न आ सकता है कि प्रयोगशाला विधि किन शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। तो जो मुख्य शिक्षण सूत्र हैं, एक तो यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है, एक प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, एक विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। ये वो प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं जिनका प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किया जाता है या प्रयोगशाला विधि इन शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। इसके बाद देखो प्रश्न आता है कि प्रयोगशाला विधि है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, प्रयोगशाला विधि वो विधि है जिसमें विज्ञान विषय के छात्र विज्ञान के नियम, सिद्धांत आदि को प्रयोगों के द्वारा सीखते हैं, समझते हैं, स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो जो मूल बात है प्रयोगशाला विधि की वो ये है कि इस विधि के द्वारा विज्ञान शिक्षण के छात्र विभिन्न प्रयोगों के द्वारा विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों, नियमों व सूत्रों को खोजते हैं या स्पष्ट रूप से सीखते हैं। अब सवाल आता है कि प्रयोगशाला विधि का संचालन क्या कक्षा में किया जा सकता है या इसके लिए किसी विशिष्ट कक्ष की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों याद रखें, प्रयोगशाला विधि के लिए एक सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। एक सुसज्जित प्रयोगशाला आवश्यक है इसके लिए। यहाँ सुसज्जित का मतलब डेकोरेशन से नहीं है, यहाँ सुसज्जित का मतलब है आवश्यक उपकरणों से युक्त होनी चाहिए। जैसे विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता होती है। अगर अपन सामूहिक रूप से एक प्रयोगशाला में प्रमुख जो उपकरण होने चाहिए उनकी बात करें तो नापने के विभिन्न यंत्र हैं, विभिन्न आकृति के मॉडल हैं, इसके अलावा बेलन है, इसके अलावा बात करें दर्पण है, चार्ट है, मानचित्र है, चित्र है, गणना की मशीनें हैं। ये वो उपकरण हैं जो प्रयोगशाला में आवश्यक होते हैं। इन उपकरणों से युक्त प्रयोगशाला को ही दोस्तों यहाँ सुसज्जित प्रयोगशाला कहा गया है। एक बार यहाँ तक दोबारा देखें, विज्ञान वो विषय है जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसलिए विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो प्रयोगशाला विधि को माना जाता है। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो दोस्तों वो प्रयोगशाला विधि है। फिर प्रश्न आता है कि प्रयोगशाला विधि किस परंपरागत शिक्षण विधि का विस्तृत रूप है। तो जवाब होगा दोस्तों यह आगमन विधि का विस्तृत रूप है। फिर ये किन शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। तो यहाँ पर कुछ मुख्य शिक्षण सूत्र आप ध्यान में रखें। प्रयोगशाला शिक्षण विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर,
प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। इसके अलावा एक और आप याद रख सकते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये प्रयोगशाला विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। इसके बाद बात की जाती है कि प्रयोगशाला विधि है उसके लिए कक्ष के अलावा किस विशेष कक्ष की आवश्यकता होती है। तो प्रयोगशाला विधि से शिक्षण के लिए एक सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। यहाँ सुसज्जित प्रयोगशाला से अभिप्राय, जैसा आपको बताया दोस्तों, होता है एक उपकरणों से युक्त प्रयोगशाला। अब अपने जहन में इस प्रयोगशाला के बाद एक बात आती है कि क्या प्रयोगशाला विधि के समस्त प्रायोगिक कार्य प्रयोगशाला में ही किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां या यूं कहें कुछ विषय वस्तु ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित प्रयोग के लिए छात्रों को प्रयोगशाला से बाहर संबंधित स्थल पर ले जाकर प्रयोग करवाया जाता है। तो इसका मतलब प्रयोगशाला विधि का प्रयोग प्रयोगशाला के साथ साथ प्रयोगशाला के बाहर भी किया जा सकता है, और वो विशेष परिस्थितियों में, जैसे मान लो किसी पर्वत की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए छात्रों को उस पर्वत के पास ले जाकर प्रयोग करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो ये प्रयोग प्रयोगशाला में न होकर के पर्वत के निकट होना है। दूसरा, किसी नदी को बिना पार किए उसकी गहराई और चौड़ाई ज्ञात करनी है यदि आपको, तो नदी की चौड़ाई और गहराई ज्ञात करने के लिए भी छात्रों को प्रयोग के लिए आपको उस नदी तक ले जाना होगा। इसी प्रकार खेल मैदान में यदि आपको दौड़ का ट्रैक बनाना हो, चाहे वो वर्ताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, तो वह दौड़ का ट्रैक बनाने के लिए आपको प्रयोग के लिए छात्रों को खेल मैदान तक ले जाना होगा। अर्थात दौड़ का ट्रैक बनाने की स्थिति में भी प्रयोग है वो प्रयोगशाला के बाहर संबंधित स्थल पर होगा। इसी प्रकार छात्रों द्वारा छोड़े जाने वाले रॉकेट जो होते हैं, उन रॉकेट की गति यदि ज्ञात करनी है तो भी आपको जहां से रॉकेट छोड़ा जा रहा है वहां जाकर आपको प्रयोग करना होगा। कहने का मतलब प्रयोगशाला विधि में कुछ प्रायोगिक कार्य प्रयोगशाला विधि के बाहर संबंधित स्थल पर जाकर भी किए जाते हैं। अब इसके बाद इस विधि में अगला क्वेश्चन आता है अध्यापक की भूमिका का। तो दोस्तों ये वो विधि है जिसमें अध्यापक इकहरी भूमिका में न होकर के एक दोहरी भूमिका में होता है। यहां अपन बात करें ना कि प्रयोगशाला विधि के अध्यापक की भूमिका क्या है, तो याद रखें यहाँ अध्यापक दोहरी भूमिका में होता है। वह कक्ष में अलग भूमिका में होता है, और जहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है यानी प्रयोगशाला या प्रायोगिक स्थल पर बात की जाए तो वहाँ अलग भूमिका में होता है। जैसे कक्ष में प्रयोगशाला विधि में छात्रों से प्रयोग करवाने से पहले दोस्तों याद रखें अध्यापक विज्ञान के उस नियम, सिद्धांत या सूत्र के बारे में छात्रों को विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, सूक्ष्मतम जानकारी प्रदान करता है। और वो कार्य वो कहाँ करता है? कक्ष में। अर्थात कक्ष में अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, लीड रोल में होता है। तो कक्ष में तो अध्यापक की भूमिका कौन सी है दोस्तों? महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों है? तो इसका कारण याद रखें, क्योंकि विज्ञान के नियम, सूत्र या सिद्धांत की सूक्ष्म जानकारी एक अध्यापक ही दे सकता है। इसलिए कक्ष में प्रयोगशाला विधि में अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। फिर दूसरी बात करें, प्रयोगशाला या प्रायोगिक स्थल पर अध्यापक है वह एक सहयोगी या मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, क्योंकि प्रायोगिक कार्य है वो छात्र को करना होता है। अध्यापक केवल उन्हें उचित परामर्श प्रदान करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो दोबारा देखें, प्रयोगशाला विधि में अध्यापक दोहरी भूमिका में होगा, कक्ष में वह महत्वपूर्ण भूमिका में होगा, जबकि प्रयोगशाला या प्रायोगिक स्थल पर वह एक सहयोगी या मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। अब उसके बाद बात आती है कि प्रयोगशाला विधि के पद या सोपान
कितने होते हैं, तो सामान्यतः प्रयोगशाला विधि की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम 6 पदों में या 6 सोपान में विभाजित कर सकते हैं। और वो पद या सोपान कौन से हैं, तो दोस्तों चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट का स्टूडेंट हो, 9वीं 10वीं क्लास तक अपन ने साइंस में जो प्रायोगिक रजिस्टर तैयार किए थे, उन प्रायोगिक रजिस्टर में जो प्रयोग लिखा जाता था, उस प्रयोग को लिखने के जो पद थे वास्तव में वही प्रयोगशाला विधि के पद हैं। जैसे सबसे पहले किसी प्रयोग का उद्देश्य लिखा जाता है, तो प्रयोगशाला विधि का जो पहला पद होगा ना दोस्तों, वह होगा उद्देश्य। उसके बाद प्रयोग कौन सा है, किस नियम, सिद्धांत या सूत्र की खोज आप प्रयोग के द्वारा कर रहे हैं, वो आपको लिखना होगा। अर्थात दूसरा पद होगा नियम, सिद्धांत या सूत्र। इसके बाद दोस्तों उस प्रयोग के लिए हमें किन किन उपकरण या सामग्रियों की आवश्यकता होगी, उनका लेखन करना होता है। अर्थात तीसरा पद होगा उपकरण या सामग्री। सबसे पहले देखिए, प्रयोग का, प्रायोगिक कार्य का उद्देश्य लिखना होता है, उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप उस नियम, सूत्र या सिद्धांत को खोजने के लिए प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग के लिए आवश्यक संसाधन यानी उपकरण या सामग्री जुटाते हैं और ये उपकरण व सामग्री प्राप्त होने के बाद इन उपकरण व सामग्रियों के आधार पर आप प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग कार्य को आप प्रेषण कार्य कह सकते हैं। यानी इस विधि का जो चौथा पद होता है दोस्तों, वो होता है प्रेषण कार्य। उसके बाद जब अपना प्रायोगिक कार्य या प्रेषण कार्य संपादित हो जाता है, उसके बाद जो प्रयोग के दौरान हमें तथ्य या आंकड़े प्राप्त हुए, उन तथ्य या आंकड़ों को के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, परिणाम ज्ञात करते हैं। यानी पांचवा पद जो होगा ना दोस्तों, वो होगा निष्कर्ष या परिणाम। और सबसे लास्ट में बात आती है प्रयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां, यानी अंतिम पद होगा प्रयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। तो याद रखें दोस्तों, वैसे प्रयोगशाला विधि के कोई निश्चित पद या सोपान नहीं होते, लेकिन प्रयोगशाला विधि से शिक्षण के दौरान अध्यापक जिस प्रक्रिया का अनुसरण करता है, उस प्रक्रिया को हम इन पदों में विभाजित कर सकते हैं। और उन पदों में सबसे पहले उद्देश्य आएगा, नंबर 2 पर नियम, सिद्धांत या सूत्र होगा, नंबर 3 पर उपकरण या सामग्री होगी, नंबर 4 पर आपका प्रेषण कार्य या प्रायोगिक कार्य या प्रयोग का संपादन होगा, नंबर 5 पर उस प्रायोगिक कार्य से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिणाम या निष्कर्ष, और सबसे लास्ट में दोस्तों होता है प्रयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। अगर आप अतिरिक्त बात करें तो निष्कर्ष व परिणाम के बाद अपन मूल्यांकन भी इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य पद ये 6 होंगे। अब उसके बाद देखो बात करेंगे अपन प्रयोगशाला विधि के गुण व दोषों की। एक बार यहाँ तक जो आपने पढ़ा उसे पुनः अपन रिवाइज करते हैं कि छोटी विधि है और विशेषकर ये दोस्तों साइंस के जो स्टूडेंट हैं, विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए उपयोगी है। अब तक जो आपने पढ़ा है, सबसे पहली बात, प्रयोगशाला विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? दोस्तों जवाब होगा विज्ञान विषय के लिए। क्यों मानी जाती है? तो इसकी पीछे वजह आपको बताई कि विज्ञान वो विषय होता है जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है, इसलिए प्रयोगशाला विधि भी वही है, क्रियाशीलता पर आधारित है। प्रयोग करके छात्र नियम, सूत्र या सिद्धांत की खोज करते हैं, इसलिए प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। फिर प्रश्न आता है कि प्रयोगशाला विधि किस परंपरागत शिक्षण विधि का विस्तृत रूप है? तो इसका जवाब होगा दोस्तों आगमन विधि का। फिर बात की थी कि ये किन शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, तो 5 प्रमुख शिक्षण सूत्र आपको बताए। ये शिक्षण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, उदाहरण से नियम के अलावा आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। इस विधि का जो विशिष्ट महत्व है वो क्या है? तो याद रखें दोस्तों, इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोग करके सीखता है और प्रयोग करते हुए वह विज्ञान के नियम, सूत्र या सिद्धांत की खोज करता है। अर्थात इस विधि में भी, जैसा आपने इससे पहले ह्यूरिस्टिक विधि पढ़ी थी,
ठीक वैसे ही इस विधि में भी छात्र एक अनुसंधानकर्ता या खोजकर्ता के रूप में होता है, वह प्रयोग करते हुए विज्ञान के नियम, सूत्र व सिद्धांतों को खोजता है। फिर बात की कि प्रयोगशाला विधि में जो प्रायोगिक कार्य है उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो इसके लिए विशेष एक सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी जो विभिन्न उपकरणों से युक्त होगी। साथ ही याद रखें कि प्रयोगशाला विधि में जो समस्त प्रायोगिक कार्य हैं दोस्तों, वो आवश्यक नहीं है कि प्रयोगशाला में ही हो। कई बार ऐसी परिस्थिति या ऐसी विषय वस्तु होती है जिसका प्रयोग द्वारा सत्यापन करने के लिए हमें उस संबंधित स्थल तक छात्रों को ले जाना होता है, जिसके कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए। जैसे मान लो बालकों द्वारा छोड़े जाने वाले रॉकेट की गति ज्ञात करनी हो तो हमें उस स्थल पर जाना होगा। नदी को बिना पार किए उसकी गहराई व चौड़ाई ज्ञात करनी है तो भी हमें नदी तक पहुंचना होगा। बिना चढ़ाई किए पर्वत की चोटी की ऊंचाई अगर ज्ञात करनी है तो उन्नयन अवनयन कोण के आधार पर अपन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए भी उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो खेल मैदान में दौड़ का ट्रैक बनाना हो तो उसके लिए भी हमें उस खेल मैदान तक पहुंचना होगा। फिर हम दौड़ के ट्रैक के लिए परिमाप आदि ज्ञात करते हुए दौड़ के ट्रैक का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद बात की थी दोस्तों प्रयोगशाला विधि में अध्यापक की भूमिका। तो आपको बताया था ये अध्यापक डबल रोल में होता है, दोहरी भूमिका में होता है। कक्षा कक्ष में वह महत्वपूर्ण भूमिका में होता है क्योंकि कक्षा कक्ष में अध्यापक छात्रों को विज्ञान के नियम, सूत्र व सिद्धांतों की सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता है और वो सूक्ष्म जानकारी केवल अध्यापक ही दे सकता है। अर्थात कक्षा कक्ष में वो महत्वपूर्ण भूमिका में होगा, जबकि प्रयोगशाला या प्रायोगिक स्थल जो होता है वहाँ पर प्रायोगिक कार्य छात्र करेगा, अध्यापक केवल एक सहयोगी व मार्गदर्शक के रूप में होगा। फिर बात की थी प्रयोगशाला विधि के पदों की। तो याद रखें दोस्तों प्रयोगशाला विधि की जो प्रक्रिया है उसे मुख्यतः अपन 6 पदों में विभाजित कर सकते हैं जो आपको बताए। पहला पद उद्देश्य होगा, दूसरा है वो नियम, सूत्र व सिद्धांत होगा, तीसरा है वह उपकरण व सामग्री होगा, चौथा प्रेषण कार्य या प्रायोगिक कार्य होगा, पांचवा निष्कर्ष या परिणाम होगा और छठवां पद होता है दोस्तों प्रयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। अब बात करें गुण और दोषों की। तो कल आपने जो ह्यूरिस्टिक विधि पढ़ी थी उस विधि के लगभग सभी गुण आपकी प्रयोगशाला विधि में निहित हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपने शिक्षण सूत्र पढ़े, ये ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित है, अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो दोस्तों याद रखें ये वो सभी मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र हैं, अर्थात प्रयोगशाला विधि है वो मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। इसके अलावा छात्र की क्रियाशीलता पर आधारित है। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रयोगशाला विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो पहला गुण तो आ जाएगा, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरी बात, यह विधि क्रमबद्ध और व्यवस्थित है और सभी प्रायोगिक कार्य है ना वो हमेशा क्रमबद्ध और व्यवस्थित ही होते हैं। याद रखना दोस्तों क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित होने के कारण इस विधि को आप वैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं, अर्थात ये एक वैज्ञानिक विधि भी है। इसके अलावा इसमें प्रायोगिक कार्य स्वयं छात्र कर रहा है तो आप इसे बाल केंद्रित विधि भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये विधि है वो छात्रों की क्रियाशीलता पर आधारित है। कहने का मतलब छात्र स्वयं प्रयोग करते हुए विज्ञान के सूत्र, नियम या सिद्धांत को खोजते हैं। इसका मतलब करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो चौथा गुण हो जाएगा दोस्तों प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसी प्रकार छात्र स्वयं क्रियाशीलता के आधार पर सीख रहा है, अर्थात छात्र में स्वावलंबन का गुण विकसित होगा, छात्र में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होगी। इसके अलावा वो प्रयोग करने में सफल होगा तो दोस्तों उसमें जो आत्मविश्वास है उसमें भी वृद्धि होगी, यानी आत्मविश्वास बढ़ेगा। छात्रों में सामाजिकता का विकास होगा। इसके अलावा प्रयोग के दौरान वह तर्क व चिंतन शक्ति का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालता है, अर्थात छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास भी होगा। तो दोबारा देखें आप, प्रमुख जो गुण हैं, प्रयोगशाला विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह छात्रों की क्रियाशीलता पर आधारित है, इसलिए करके सीखा हुआ ज्ञान है वो स्थायी होगा।
यहाँ पर एक गुण और लिख सकते हैं दोस्तों, छात्र स्वयं क्रिया करके सीख रहा है, अर्थात इसमें जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना छात्र, वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान है, अर्थात इस विधि द्वारा ज्ञानेंद्रिय ज्ञानार्जन होता है। इसी प्रकार छात्र में स्वावलंबन का गुण विकसित होगा, छात्र में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, छात्रों में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, छात्रों में सामाजिकता का गुण विकसित होगा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होगा। याद रखें दोस्तों, यहाँ दो प्रमुख मानसिक शक्तियां याद रखें, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास होगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें गुणों की, तो ये वो विधि है जिसमें छात्र स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करता है, अध्यापक केवल एक मार्गदर्शक व सहयोगी के रूप में होता है, अर्थात इस विधि में अध्यापक और छात्रों के बीच मधुर व मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्वयं कार्य कर रहा है छात्र, इसका मतलब छात्र की कौशल शक्ति का विकास भी होता है। ये इस विधि के प्रमुख गुण हैं। अगर इस प्रयोगशाला विधि के दोषों की अगर बात की जाए तो दोस्तों दोष भी लगभग वही हैं जो कल आपने ह्यूरिस्टिक विधि में पढ़े थे। जैसे प्रयोग छात्र करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, छात्र अलग अलग प्रयोग करेंगे तो उपकरण ज़्यादा चाहिएंगे, अर्थात खर्चा अधिक होगा। तो पहला जो दोष है ना दोस्तों, वो है ये विधि लंबी व खर्चीली विधि है। इसके बाद दूसरे दोष की बात करें तो लंबी विधि होने के आधार पर आप दो दोष और निकाल सकते हैं कि लंबी है इसलिए छात्र थकान का अनुभव करेंगे, लंबी है इसलिए समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये दोनों गुण आप इसी दोष से निकाल सकते हैं। यह एक लंबी और खर्चीली विधि है। लंबी विधि होने के कारण छात्र थकान का अनुभव करते हैं, लंबी विधि होने के कारण निर्धारित समय में पाठ्यक्रम है वो पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। और इस विधि का एक दोष ये है दोस्तों, सभी छात्रों को एक साथ प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हमें पता है कि कक्षा के सभी छात्रों की योग्यताएं क्षमताएं एक जैसी नहीं होती, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस विधि में छात्रों की कार्य क्षमता एक मानते हुए समान प्रयोग दिया गया है, ये भी इस विधि का दोष है, क्योंकि कक्षा के सभी छात्रों की जो कार्य क्षमता है वो समान नहीं होती। दूसरी बात, छात्र प्रयोग करते समय यदि थोड़ी सी असावधानी बरत लें तो दुर्घटना घटने की आशंका भी रहती है। तो एक दोष इसका ये भी हो सकता है कि दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अगर कक्षा में छात्रों की संख्या ज़्यादा हो दोस्तों तब भी यह विधि उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा छोटी कक्षा के छात्रों में इतनी मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता कि वह स्वयं प्रयोग कर सकें, विज्ञान के नियम सूत्र व सिद्धांतों की खोज कर सकें, क्योंकि दोस्तों विज्ञान के नियम सूत्र व सिद्धांत की खोज करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए भी उपयुक्त नहीं मानी जाती। इसी प्रकार एक दोष की बात करें तो प्रयोगशाला विधि विषय वस्तु के सभी प्रकरणों के शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, सारे प्रकरण इस विधि द्वारा नहीं पढ़ सकते, तो ये भी अपने आप में एक दोष है। दोबारा देखना, लंबी और खर्चीली विधि है। लंबी विधि होने के कारण छात्र थकान का अनुभव करते हैं, लंबी विधि होने के कारण निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा थोड़ी सी असावधानी की स्थिति में दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा सभी छात्रों की कार्य क्षमता एक जैसी नहीं होती। फिर दोष की बात करें तो बड़े छात्र समूह वाली कक्षाओं के लिए विधि उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा ये छोटी कक्षाओं के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि विज्ञान के नियम सूत्र व सिद्धांतों की खोज करना आसान कार्य नहीं माना जाता। ये है दोस्तों आपकी प्रयोगशाला विधि, जो विशेषकर विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त है।